एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम करेंगे हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक में जो 5 पोम्स हमें दी हुई हैं उन सभी के सेंट्रल आइडियाज एक साथ। आप सभी को पता है एग्जाम में सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक बोर्ड में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी बोर्ड में हो, सभी में सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सेंट्रल आइडियाज सभी पोम के। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी और वो ये, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में कि मैम थीम में और सेंट्रल आइडिया में क्या फर्क होता है। तो यार बहुत ही एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले जानते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है। So central idea is the central unifying element of the story which ties together all of the other elements of fiction used by the author to tell the story। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी चीज हमें बोली गई कि सेंट्रल आइडिया जो होता है वो कहानी का वो सेंट्रल या फिर एक यूनिफाइंग एलिमेंट होता है स्टोरी का। मतलब पूरी स्टोरी में किसी एक ऐसी चीज के बारे में बात की गई हो जो हम बोल सकते हैं कि उस स्टोरी को किस चीज ने बांधे रखा, किस चीज के बारे में बात की गई, which ties together, जो जोड़े रखती है all of the other elements of fiction। फिक्शन मतलब क्या होता है? कल्पना। ठीक है, फिक्शन क्या होता है? जो भी काल्पनिक चीजें होती हैं। तो फिक्शन जो भी है, जो भी पोम है, जो भी काल्पनिक रचना है, जो भी पोएट के द्वारा बताई गई है, उसमें उसने जिन भी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है उन सबको सेंट्रल आइडिया जो है वो एक साथ जोड़ने का काम करता है। The central idea can be best described as universal generic truth found in the story। तो कहने की मतलब यह है कि भाई जो भी एक सार्वभौमिक सत्य या एक जेनरिक मतलब एक सामान्य साधारण जो सभी पर अप्लाई हो, वो सत्य जब एक कहानी में बताया गया हो, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो चैप्टर का भी हो सकता है, वो पोम का भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, थीम क्या होता है। देखो जब भी हम थीम की बात करते हैं तो किसी भी कहानी में, किसी भी पोम के अंदर एक से ज्यादा थीम जो है वो हो सकती है, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया होगा वो एक ही होगा। तो बेसिकली डिफरेंस ये हो गया कि थीम जो है वो एक मोरल मैसेज है। ठीक है, या हमने क्या सीखा, जो भी चीज हमने पढ़ी उसे हम थीम कहते हैं। लेकिन जो सेंट्रल आइडिया है इज द आइडिया दैट पॉइंट्स आउट द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। लेकिन सेंट्रल आइडिया उस टेक्स्ट के मेन आइडिया के बारे में हम लोगों को बताता है। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली पोम माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। So the central idea of poem My Mother at 66 composed by कमला दास। कंपोज्ड मतलब लिखी गई है किनके द्वारा? कमला दास के द्वारा। This poem shows the fear of losing her mother। अब देखिए हमने बोला था ना कि कोई एक ऐसी चीज जो बांध कर रखती है उस पूरी स्टोरी को, उस कल्पना को, जिस मेन आइडिया के बारे में बात की गई हो उसे हम सेंट्रल आइडिया बोलते हैं। यहां पर जो भी सेंट्रल आइडियाज मैंने लिखवाए हैं या मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं उनको आप एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और आप एग्जाम में भी लिखकर आ सकते हैं। आपको इन्हें याद करना है, इसीलिए बहुत अच्छे से एक बार इन्हें समझ लीजिए। This poem shows the fear of losing her mother of the poetess। अब यहाँ पर कमला दास जो है उनके अंदर जो एक डर है अपनी माँ को खो देने का, आप सभी को पता है पूरी की पूरी कविता में उसी एक चीज के बारे में बात की गई है। राइट? Her mother is in the last phase of her life। उनकी माँ जो है वो अपनी जिंदगी के आखिरी पहलू में है या उनकी लास्ट स्टेज चल रही है, ओल्ड एज में है वो। So the poetess feels that she will pass away soon। तो poetess को क्या फील होता है कि वो जल्द ही गुजर जाएंगी। Poetess gets scared of this thought। और poetess इसी थॉट की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। To come out of this negative thought, she looked outside of car। और इसी थॉट से बाहर आने के लिए वो गाड़ी के बाहर देखती है। So the world outside was full of life and activity। अंदर जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो कहीं ना कहीं उन्हें डेथ
दिखाई दे रही थी और उसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस हुआ। लेकिन जैसे ही उन्हें खिड़की के बाहर देखने को मिला तो बाहर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी, फुल ऑफ लाइफ एक नजारा उनको दिखाई दिया, छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग करके यूज किया गया है कि उन्होंने देखा कि खिड़की के बाहर जो यंग ट्रीज है भाई, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा तेजी से जा रही है तो पेड़ भी ऐसा लग रहा है कि दौड़ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो यहां पर ट्रीज जो है उन्हें पर्सोनिफाई कर दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। Children looked very happy at the airport. They had to undergo a security check. So बच्चे बहुत खुश दिख रहे थे गाड़ी के बाहर, और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना था। So the poetess was standing a few yards away from her mother. अब वो जो poetess थी वो अपनी मम्मा से कुछ दूरी पर खड़ी थी, and she looked again at her old mother. और जब उन्होंने वापस से अपनी मम्मा को देखा, she felt pained to look at the colorless and pale face of her mother. तो उन्हें बहुत ज्यादा, हम बोल सकते हैं कि दुख फील हुआ अपनी माँ का वो पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर। पेल मतलब पीला, डल फेस देखकर। बट हाइडिंग हर टीयर्स द पोएटेस सेड सी यू सून अम्मा। लेकिन अपने आंखों के आंसू को छुपाते हुए वो अपनी माँ को बोलती है, माँ जल्दी मिलेंगे। राइट? तो बेसिकली हमने देखा कि इस कहानी के अंदर जो एक जेनरिक ट्रूथ की बात की गई है वो ये, जो डर हम सबको भी लगता है कहीं ना कहीं, अपने मम्मा पापा को खो देने का डर, वो ही डर यहाँ पर हमारे जो कमला दास जी हैं जिन्होंने लिखा ये पोम, उन्होंने भी फील किया। तो हमने बताया कि वो क्या क्या चीजें देखी, साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि लाइफ और डेथ दोनों पहलू दिखाए हैं उन्होंने, ठीक है, इस जीवन के। चलिए नेक्स्ट पोम है हमारी कीपिंग क्वाइट, जो कि लिखी है पैब्लो नेरुडा ने। अगर आपने ये पोम पढ़ी हो तो बहुत अमेजिंग पोम है, जिसके अंदर पैब्लो नेरुडा बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अपने अंदर झांकने के बारे में। अपने अंदर झांकने का मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हो उन्हें देखो, सोचो और ये एनालाइज करो कि आपका जो भी हरकत है या आपके जो भी काम है, आपकी जो भी डीड्स है, वो क्या किसी को नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है। So in this poem, the poet suggests that he will count to 12 and everybody will keep still. इस कविता के अंदर हमारे जो पोइट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि भाई वो 12 तक गिनेंगे और सब लोग स्टिल हो जाएंगे। He suggests that on earth at our dwelling place we should be silent and motionless for a few moments. और वो यहाँ पर हमें सलाह दे रहे हैं कि पृथ्वी पर at our dwelling place, dwelling मतलब हमारी रहने वाली जगह, We should be silent and motionless for a few moments, कि हमें कुछ क्षणों के लिए क्या हो जाना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए, मोशनलेस हो जाना चाहिए। मोशनलेस से उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। उनका कहने का मतलब ये था कि, और ना ही उनका मतलब ये था भाई डेथ, उनका मतलब ये था कि आप जो काम कर रहे हो प्लीज उस काम के बारे में सोचो। ठीक है, क्या वो सही काम है, क्या उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, क्या हम बेफालतू में इस दुनिया में बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही केवल आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट? He asks all the human beings to stop all worldly activities for some time and spend a few moments in quiet introspection. Please do remember this part. उन्होंने बोला सभी ह्यूमन बींग्स को कि भाई बंद कर दो थोड़ी देर के लिए वो सारे अपनी दुनियादारी के काम, जिन कामों में तुम लगे हुए हो, फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए, एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और थोड़ा सा समय बिल्कुल शांत होकर अपने गिरवान में झांक कर देखो और सोचो। ये जो दुनिया के सामने तुमने एक मुखौटा पहना हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला इस मुखौटे को उतारो और देखो एक बार क्या कर रहे हो। It will help us to understand ourselves. ये किस में मदद करेगा? हमें जानने में मदद करेगा। We are always in hurry. ये पॉइंट्स याद रखिएगा। It will help us understand ourselves.
ठीक है, वी आर ऑलवेज इन हरी, हम हमेशा बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं। He says that stillness and silence will help man in creating a feeling of mutual understanding among human beings. Again ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जो साइलेंस है वो क्या करेंगी। He says that stillness and silence, जब हम अपन जो भी काम कर रहे हैं वो बंद कर देंगे करना, और साइलेंस जब हम बोलना भी बंद कर देंगे, क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने पोम में बोला है कि यार जब हम बोलते भी हैं तो हम सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसकी वजह से भी ये जो भाईचारा है हम लोगों के बीच में वो नहीं आ पाता, हम लोग बट जाते हैं, राइट। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम स्टिल भी हो जाएंगे और हम साइलेंट भी हो जाएंगे तो एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो ब्रदरहुड है, वो वाली फीलिंग जो है हम समझ पाएंगे ह्यूमन बींग्स के बीच में। That's why the poet Pablo Neruda has discussed the need of maintaining peace and silence, और इसीलिए Pablo Neruda ने अपनी पोम में डिस्कस किया है कि इंपॉर्टेंस क्या है पीस और साइलेंस को मेंटेन रखने की, उसकी जरूरत क्या है। तो जरूरत यही है कि अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने कामों पर ध्यान देंगे जो हम कर रहे हैं, और अगर उनसे रियलाइज करेंगे थोड़ी बहुत देर इस दुनिया के सारे कामों को बंद करके, जिस रश में हम लोग हैं उससे अगर दूर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हम रियलाइज कर पाएंगे अपने आप को कि हम क्या हैं, हम कौन हैं और हम क्यों कर रहे हैं। बहुत सी बार बहुत कुछ पाने के लिए हम भूल जाते हैं कि हम कितने लोगों को पीछे कुचलते हुए जा रहे हैं, विच इज नॉट राइट। हम इतनी भाषाएं बोलते हैं, इतने तरीके के कपड़े पहनते हैं, इतने सारे कल्चर फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम पूरी दुनिया के लोग अलग अलग बट गए हैं। पोइट कहना चाहते हैं हम सब एक हैं, ठीक है। साइलेंस इन द पोम कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि लिखी है जॉन कीट्स ने, जो कि एक बहुत ही प्यारी कविता है एंड कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। इज दैट ये पोम क्या कहती है? ये पोम कहती है कि द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस अ मैसेज। क्या मैसेज देखती है? दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। डू रिमेंबर दिस लाइन। इस लाइन को प्लीज बच्चों याद रखना कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोई भी खूबसूरत चीज जब आप देखते हैं या उसको फील करते हैं, वो जो जॉय आपको प्रोवाइड करती है, वो जो खुशी आपको प्रोवाइड करती है, वो खुशी हमेशा के लिए होती है। वो खुशी समय के साथ कभी भी खत्म नहीं होती, इनफैक्ट बढ़ती ही जाती है। और यहां पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी से उनका मतलब था नेचर, कि आप नेचर के जितना पास रहोगे, उसको जितना फील करोगे, जितना देखोगे, और नेचर जो आपको खुशी देगा, वो खुशी आपके दिलों पर हमेशा हमेशा के लिए इम्पैक्ट डालेगी, और समय के साथ जब भी आप उसे याद करोगे तो उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, राइट। इट नेवर एंड्स, वो कभी खत्म नहीं होती। जैसे एक कोई जोक किसी ने हमें सुनाया तो हम एक बार हंसे, हम 2 बार हंसे, बट हम एक जोक पर बार बार नहीं हंसते हैं, राइट, नहीं हंसते हैं। लेकिन अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसी चीज है, नेचर ऐसी चीज है, गॉड ने जो भी चीज क्रिएट की है वो सब इतनी खूबसूरत है कि जब भी आप उनके पास जाएंगे, उन्हें देखेंगे, उन्हें फील करेंगे, तो आपको वो जो खुशी मिलेगी वो कभी खत्म नहीं होगी, राइट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एनकरेजमेंट, एनकरेज करती है, हमें प्रोत्साहित करती है टू गो फॉरवर्ड एंड वर्क हार्ड, आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कड़ी मेहनत करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में जिस तरीके से सारा दिन अपने इस सांसारिक जीवन में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से हम ना ही तो अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं और ना ही अपने आप को टाइम दे पाते हैं।
हम लोग दिन रात इतना काम कर रहे हैं, इतना पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम पैसा क्यों कमा रहे हैं। अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छे से रहने के लिए। लेकिन उस पैसा कमाने के चक्कर में, दिन रात काम करने के चक्कर में, ना ही तो आप अपनी सेहत का ध्यान रख पाते हैं, ना ही टाइम पर खाना खा पाते हैं, ना ही समय पर घर पहुंच पाते हैं, और जिस परिवार के लिए आप पैसा कमा रहे हैं, ना ही उस परिवार के साथ आप समय बिता पाते हैं। राइट? तो यहां पर वो सभी चीजें जब हमें बहुत फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, तो हम छुट्टियों पर जाते हैं। और आप सभी जानते हो हम छुट्टियों पर कहां जाते हैं। कभी भी हम भीड़ भड़ाके वाले इलाके में नहीं जाएंगे, हम हमेशा शांति ढूंढने, प्रकृति के करीब जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वहां जो हमें खुशी मिलेगी वो ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक उत्साह जगाएगी, हमें प्रोत्साहित करेगी जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए, हार्ड वर्क करते रहने के लिए। Our earth is full of innumerable beautiful things. पोएट कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है ये अनगिनत, इनन्यूमरेबल, अनगिनत सुंदर खूबसूरत चीजों से भरी हुई है। A thing of beauty moves away the pall of misery. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। बोल रहे हैं कि जो एक खूबसूरत चीज होती है, moves away, वो हटा देती है, the pall of misery. pall है यहाँ पर घने काले बादल, of misery, sorrow and disappointments of our life. जो दुख है, जो तकलीफें हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो निराशाएं हैं हमारी जिंदगी की, उन सभी को a thing of beauty जो है, ये जो हताशा, निराशा, दुख के घने काले बादल हमारे ऊपर छाए हुए हैं, a thing of beauty उन सभी चीजों को हमारे ऊपर से हटा देती है और हमें लाइफ में जीने का एक मकसद देती है। ये नेचर ही तो है जिसने हमें अर्थ से बांधा हुआ है। The mighty deads are also a thing of beauty. अब जॉन कीट्स ने बहुत सारी खूबसूरत चीजों का जिक्र किया है, उनकी पूरी लिस्ट भी दी है, जिसके अंदर उन्होंने माइटी डेड्स, उन लोगों के बारे में बात की जो लोग योद्धा थे, जिन्होंने अपने टाइम में बहुत बड़े बड़े काम किए, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, अपने साथियों के, अपने देश की जिंदगी के बारे में सोचा और शहीद भी हो गए। जब भी हम उनकी कहानियां सुनते हैं, और चाहे कितनी बार भी सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, आप किसी भी भगत सिंह की कहानी देख लीजिए, महात्मा गांधी की कहानी देख लीजिए, किसी भी बड़े योद्धा की कहानी देख लीजिए, महाराणा प्रताप जी की कहानी, पृथ्वीराज चौहान की कहानी, बाजीराव जी की कहानी, सब कहानियां हम पता नहीं कितनी बार देख चुके हैं, और अगर हम बार बार भी देखते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है। वो खुशी, वो उस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर कभी खत्म नहीं होता। पोएट यही कहना चाहते हैं कि वो जो माइटी डेड्स है, कहने का मतलब वो जो योद्धा हैं, वीर योद्धा, और उनकी जो कहानियां हैं वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि उनको हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, बिकॉज दे हैड डन देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी, समाज के लिए अपना बेस्ट दिया है। ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन सेंट बाय गॉड। जितनी भी ब्यूटिफुल चीजें हैं इस अर्थ के ऊपर, वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है। ध्यान रखिएगा इस पार्ट को, एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है, कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा फव्वारा जो कहीं ना कहीं सीधे स्वर्ग से, हेवन से पृथ्वी के ऊपर बरसाया जा रहा है। दैट इज अमृत है ये सारी खूबसूरत चीजें, राइट? नेक्स्ट है हमारी पोम A roadside stand. So आइए देखते हैं A roadside stand poem हमें किस बारे में बताती है। Central idea. Acclaimed poet Robert Frost, who is regarded for his realistic depiction of rural life, using which he touched several difficult social themes of the time. अब यहाँ पर acclaimed मतलब बहुत जाने माने, प्रसिद्ध
कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोम लिखी है, अ रोड साइड स्टैंड, who is regarded for his realistic depiction of rural life, जो कि जाने जाते हैं वो जिस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं गांव वाली जो जिंदगी होती है, वहां के जो लोग होते हैं उनकी जिंदगी के बारे में बिल्कुल नेचुरल तरीके से, रियल तरीके से, विच ही टच्ड सेवरल डिफिकल्ट सोशल थीम्स ऑफ द टाइम, और साथ ही साथ उस समय समाज में जो भी चीजें चल रही थी उनको भी उन्होंने अपनी पोम के जरिए डिपिक्ट किया है। आपको याद होगा वो पॉलिटिशियंस वगैरह को या लोगों को वहां पर ग्रीडी गुड डूअर्स, ये टर्म उन्होंने यूज की है कि लालची अच्छा काम करने वाले, वो हमारी मदद करने का दावा जरूर करते हैं लेकिन मदद नहीं करते, मदद करते भी हैं तो केवल अपने फायदे के लिए। ऐसी बहुत सारी सोशल थीम्स जो हैं उनको उन्होंने उजागर किया है अपनी इस कविता में। In this poem, the poet highlights the plight of the deprived village who are aching for some money to lead a prosperous life. तो इस कविता में कवि हाईलाइट करते हैं, मतलब दर्शाना चाहते हैं या वो रोशनी डाल रहे हैं द प्लाइट ऑफ डिप्राइव्ड विलेजर्स, जो प्लाइट मतलब दयनीय कंडीशन है ऑफ द डिप्राइव्ड विलेजर्स, गांव वालों की, डिप्राइव्ड मतलब जिन्हें वो सारी रिसोर्सेज नहीं मिल रही, वो सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, हु आर एकिंग ऑफ फॉर सम मनी, जो तड़प रहे हैं कुछ पैसों के लिए, टू लीड अ प्रॉस्परस लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो उन्हें चाहिए। राइट, प्रॉस्परस मतलब एक फलती फूलती जिंदगी जीने के लिए जितना पैसा उन्हें चाहिए, उनकी दयनीय स्थिति दिखाई गई है जो वो तड़प रहे हैं। The poet is also very critical of the way the city folks treat these villagers. जहां पर पोइट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल तरीके से, हम कह सकते हैं कि उनकी बुराई भी नहीं कह सकते हम उन्हें कर रहे हैं, बट उनका रवैया दिखा रहे हैं कैसे वो लोग गांव के इन लोगों को ट्रीट करते हैं जो बेच रहे हैं अपने ही खेतों में उगाई हुई चीजें, एंड विजिंग पास्ट देम विदाउट अ सेंस ऑफ एम्पैथी, और कहीं ना कहीं ये शहर के लोग उनके सामने से बिना उन पर ध्यान दिए ऐसे गुजर जाते हैं मानो वहां कोई हो ही ना, और वो लोग वहां खिड़की में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक गाड़ी रुकेगी और हमसे कुछ सामान लेगी। एंड द लास्ट पोम हमारी है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, इसका सेंट्रल आइडिया। सो ऑन जेनिफर्स टाइगर्स आप सभी को पता है एक ऐसी पोम है जिसके अंदर बात की गई है मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी के बारे में, मतलब कि पुरुष प्रधान समाज के बारे में, महिलाओं की उनके समय में वो दुर्दशा दिखाई गई है जो ऑन जेनिफर की थी। तो एक ऑन जेनिफर के कैरेक्टर के जरिए वो पूरी सोसाइटी की, इवन पूरे वर्ल्ड की, उन सभी लेडीज की दुर्दशा के बारे में बताना चाहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि कैसे जो शादी है वो एक लेडी के लिए, एक महिला के लिए कितना बड़ा बर्डन साबित हो जाती है एट सर्टेन पॉइंट इस पुरुष प्रधान समाज में। कैसे लिखेंगे आप? इन दिस पोम एड्रियाने रिच एड्रेसेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस। इस कविता के अंदर वो यहाँ पर जो पुरुष है उसका जो डोमिनेंस है, कैसे वो एक महिला को एक्सप्लॉइट करके रखता है, उसके बारे में बताया गया है, डोमिनेट करके रखता है। ठीक है, The poem brings out the struggles and conflicts a woman has to go through in a male-dominant society. वो कह रहे हैं कि ये कविता हमारे सामने उन सभी स्ट्रगल्स, संघर्षों को और तकलीफों को सामने लाती है जो एक महिला को झेलने पड़ते हैं एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, एक पुरुष प्रधान समाज में। Aunt Jennifer, the protagonist, is symbolic of women all over the world. अब यहाँ पर जो Aunt Jennifer पोएम मतलब हमारी पोम के अंदर जो कैरेक्टर है ऑन जेनिफर, वो सिंबल है दुनिया की सारी महिलाओं का हु आर विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन, जो कि शोषण का शिकार है। ऑपरेशन, शोषण एट द हैंड्स ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी भी पुरुष प्रधान समाज।
तो पुरुष प्रधान समाज में जिन महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं यहां पर आन जेनिफर उनका एक सिंबल बनी हुई है। ठीक है कि केवल ऐसा आन जेनिफर के साथ ही नहीं और बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रहा है। Thus, the poem illustrates the poetess' feminist concern by presenting the wild, exotic, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself. So, इसीलिए पोम जो है वो हमें दिखा रही है कि जो पोएटेस है उनका वो जो फेमिनिस्ट, वो जो नारीवादी कंसर्न है, एक चिंता है, by presenting the wild, exotic, powerful tigers, कि भाई वो जो जंगली, वो जो विचित्र, वो जो टाइगर्स उस पर बना रही थी, कढ़ाई कर रही थी, एंड कंट्रास्टिंग देम विद आंट जेनिफर हरसेल्फ, कि वो रियल लाइफ में बनना तो वैसा चाहती हैं जिन्हें किसी से भी डर ना लगे, जहां वो रह रही हैं वो आजादी से रहें, राइट? और बताती हैं कि आंट जेनिफर रियल लाइफ में वैसी जिंदगी नहीं जी पा रही हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। क्लियर? सो आज की ये जो क्लास थी बेटा वो इतनी ही थी। हमने की आज 5 पोम्स जो हमें दी गई हैं क्लास 12th की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, उन सभी के सेंट्रल आइडियाज। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो ऐसा ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी जिसमें हर एक पोम की मैं थीम बताऊंगी। देन अगेन एक वीडियो और जिसके अंदर मैं लिटरेरी डिवाइस जिस भी पोम के हैं उनकी हम कंप्लीट एक वीडियो में ही उसका पूरा सोल्यूशन देख लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहता है तो पोम्स से रिलेटेड बाकी और वीडियोस भी वन शॉट के अंदर मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। सो आई विश एंड आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।